टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 हिंदी, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है सीटेट की परीक्षा में और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझकर आपको जवाब यहाँ पर देते रहना है। दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 1, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे। दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि अध्यापक कक्षा में एक बड़ी पुस्तक को ऊंचाई से पकड़े है और पूरी कक्षा उसी पुस्तक से पढ़ती है, यह उसका उदाहरण है। देखिए, एक अध्यापक है दोस्तों, वो किताब को जो है उठाकर पकड़ता है, ऊंचाई में पकड़ता है और पूरी कक्षा जो है इसी से पढ़ती है। ये कौन सा उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए: सस्वर पठन, मौन पठन, गहन तीव्र पठन या साझा पठन। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों कि इसका जो जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, साझा पठन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सवाल नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल्य पठन का उपकौशल्य नहीं है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सीटेट की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा कोई भी सेक्शन में, चाहे आप हिंदी 1 दे रहे हो, हिंदी 2 दे रहे हो, पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, कोई इशू नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन है: अनुमान लगाना, संपादन, सरासरी तौर पर पढ़ना या बारीकी से पढ़ना। तो देखिए दोस्तों, उपकौशल्य नहीं है की बात यहाँ पर हो रही है, तो अनुमान लगाना हमारा यहाँ पर वो सही जवाब रहने वाला है, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा कि एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए दोस्तों कि वैश्विक समझ, स्थानीय समझ, पाठ्य पुस्तक को सरासरी तौर पर पढ़ना या फिर पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। अगर आपने सवाल समझ लिया है दोस्तों तो आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा कर यहाँ पर पूछा गया है। आप एक बार फिर से सवाल को जो है रीड कर लेंगे कि एक पाठ्य सामग्री मतलब समझो कि पाठ्य सामग्री यानी कोई किताब को बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। मतलब बच्चा उस किताब को पढ़ने के बाद एक चिंतन कर रहा है, किसके प्रति? समाज के प्रति। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा? तो देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बालक जो है वो समाज के प्रति चिंतन करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब पाठ्य सामग्री की वो व्याख्या कर रहा है, क्योंकि वो किताब को पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद समाज को लेकर वो चिंतन कर रहा है, मतलब वो पाठ्य सामग्री की व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है सीटेट की परीक्षा में, उसी तरीके के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लाने का डेली प्रयास करते हैं। तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए या फिर शब्द संपदा की जांच के लिए, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए। और आप समझ लेंगे दोस्तों की बात हो रही है कि हम क्या जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया हो रही है। अगर वास्तव की बात हो रही है, वास्तव में क्रिया होने की बात हो रही है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं? निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मतलब निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए ऑप्शन क्रमांक 2 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 5,
देखिए प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर पूछा गया है कि आप देखेंगे पांचवा सवाल इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे है कि पठन का कार्य तब पूरा माना जाएगा जब हम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा भी अगर आपने अपने माइंड का इस्तेमाल यहाँ पर किया तो आपको जवाब 100% मिल जाएगा कि पठन का कार्य तब पूरा माना जाएगा जब हम साधारणतया अक्षरों की ध्वनियों को डिकोड करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, हो सकता है प्रिंट की मिस्टेक है, मुद्रित शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करते हैं, बोधगम्यता के साथ पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, बिना किसी समझ के पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी समझ के पढ़ने का जवाब मतलब तो आ नहीं रहा है यहाँ पर कि बोध गम्यता के साथ पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। मतलब बोध गम्यता का मतलब होता है कि हम समझ के साथ किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा मतलब यहाँ पर पढ़ने का पूरा मतलब होगा कि पठन कार्य तब पूरा माना जाएगा जब आप किसी चीज़ को समझ कर पढ़ रहे हैं। मतलब बोध गम्यता के साथ आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, मतलब समझ कर पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप जब पढ़ते हो, समझ कर पढ़ते हो, तभी हमको वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर समझ आती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर पूछा गया है कि पाठ श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। देखिए अब श्रवण के लिए, पाठ श्रवण, ओके, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी सलाह सही है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना, निष्कर्ष सुनते समय चींची आवाज करने वाले पेन बोर्ड पर लिखना, एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग न सुनाई जाए, या फिर यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के उपयुक्त है तो बीच बीच में रोका न जाए, पॉज न दिया जाए। इस तरीके से 4 ऑप्शन है दोस्तों। और देखेंगे मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि श्रव्य रिकॉर्ड शुरू करने से पहले अगर कोई रिकॉर्डिंग आप बच्चे को सुनाना चाहते हो तो उससे पहले क्या बताया जा रहा है कि श्रवण कार्य से संबंधित, मतलब जो चीज़ आप बच्चे को सुनाने जा रहे हैं उससे संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। मतलब अगर आप बच्चे को उसके बारे में पहले ही मालूमात दे देंगे जो उसको सुनाया जा रहा है और कुछ लिख कर आप उसको पढ़ने के लिए दे देंगे, तो बच्चा जो है उसको पूरी तरीके से समझ लेगा, पूरी माहिती जान लेगा और उसके बाद वो उसको ध्यान से सुन सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमारा वो सही जवाब रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि सवाल हर बार आपको समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल अगर आपको नहीं समझा दोस्तों तो मैक्सिमम हम मैक्सिमम बार हम क्या करते हैं दोस्तों कि सीटेट में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं 2-2 3-3 लाइन के, 2-2 3-3 पंक्तियों के, हम उसी में ही जो है अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो सवाल को समझ लेना हर बार ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि सुनकर याद कर लेने वाला, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाला और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक या स्थानिक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सुनकर याद कर लेना, ओके, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देना, मतलब आपको कोई टीचर ज़बानी जो चीज़ें बता रहा है और आप उसको प्राथमिकता दे रहे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। यहाँ पर भी सुनकर याद करने की बात हो रही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। श्रव्य हमारा मतलब सुनना हमारा सही जवाब यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल्य के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण मतलब सुनना एवं वाचन मतलब पढ़ना कौशल्य के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या फिर प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजित करना। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। श्रवण एवं वाचन कौशल्य के लिए कौन सी गतिविधि, तो देखिए दोस्तों कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि
बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। इसका निहितार्थ है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। नेगेटिव है, बात नहीं होगी, सीधा हमारा ऑप्शन एक कट हो जाएगा। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, दूसरा ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसको एक वक्त के लिए रख देते हैं हम। बच्चों के भाषी अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों की भाषा अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, तो ये भी गलत है दोस्तों। अब बचते हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, अनुभव की बात कर रहे हैं, मतलब बच्चे के भाषी अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक, सामाजिक अंतक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर बाल साहित्य। तो देखिए दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो हमारा सामाजिक अंतक्रिया होगा, क्योंकि वाइगस्की ने भी कहा है कि बच्चा भाषा कहाँ से सीखता है, तो बच्चा दोस्तों भाषा समाज से सीखता है। वीडियो बेहतर लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, सीटेट, टीएटी और शिक्षक अभियोग्यता, बुद्धिमत्ता चाचनी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी की प्लेलिस्ट तैयार है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। आप वो तमाम वीडियोस जो है दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे। सवाल नंबर 11 यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11 पूछा जा रहा है मूल्यांकन को लेकर। मूल्यांकन को लेकर भी एक प्रश्न आपको हर बार जो है परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। पूछा गया है कि मूल्यांकन का प्रयोजन है, चार ऑप्शन आपके सामने है और मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है। अब दोस्तों हमको ये जानना है, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। देखिए डर की बात हो रही है, ऐसा टीचर कभी नहीं करता। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्ग में विभाजित करना। बच्चों को विभाजित करने को लेकर बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों, और बच्चों को विभाजित करने को लेकर भी जो बात होती है वो गलत मानी जाएंगी, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा का समर्थन करते हैं। बालकों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, चलिए ठीक है। उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पर मुझे ठीक लग रही है, तीसरा और चौथा, लेकिन हमारा जो आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों, सूटेबल आंसर जो रहेगा वो होगा, क्योंकि मूल्यांकन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, तो बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना ये होता है प्रयोजन मूल्यांकन। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ दिया गया है भाषा। अब आपको समझ लेना है कि भाषा क्या है दोस्तों, क्योंकि सीटेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं लैंग्वेज पेडागोजी के संदर्भ में। यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा, आप चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ऑप्शन देखकर ही सवाल को समझ सकते हैं। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सदैव व्याकरणों के नियम का ही अनुगमन करती है। इस तरीके से भाषा के संदर्भ में दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाषा जो है दोस्तों वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम मौन पठन की। तो मौन पठन में मुख्यतः, अब देखिए मौन पठन जब आप कर रहे हो तो उसमें क्या चीज़ें, मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है। सवाल कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है, शब्द भंडार को विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जिन भी बच्चों ने लगाया है उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 गहन अर्थ के साथ आत्मसात करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि एकांकी पढ़ने में, अब एकांकी पढ़ने
का सबसे अच्छा तरीका। देखिए दोस्तों, कोई बच्चा अगर एकांकी पढ़ रहा है तो उसका सबसे बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। चलिए ठीक है। एकांकी को बच्चों के घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछे, या फिर शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चों से सुने। तो देखिए दोस्तों, 2, 3, 4 नंबर के ऑप्शन जो है वो बेहुदा यहाँ पर दिए गए, तो इसमें कोई मतलब बनता नहीं है दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा कि एकांकी पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका वो होता है दोस्तों, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सीधा सीधा हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम कहानी की बात करते हैं कि कहानी सुनने से, एक तरीके से बताया जा रहा है कि कहानी सुनने से बच्चे को क्या फायदा पहुंचता है। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए। बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है, डेफिनेटली होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, चलिए ये भी ठीक है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये भी होता है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये भी होता है दोस्तों। लेकिन कहानी सुनने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होता है हमारा बच्चों की कल्पना शक्ति, वो चिंतन का विकास होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर देखेंगे कि पूछा गया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षक की बात हो रही है, यहाँ पर लैंग्वेज पेडागोजी हम देख रहे हैं, विषय हिंदी, और बताया जा रहा है कि भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बिल्कुल। भाषा को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संसार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो सही जवाब होगा आपको भी पता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है उसके लिए वो सही जवाब रहेगा कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। इस तरीके से इसका जवाब यहाँ पर समझा जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 17 की तरफ हम आते हैं दोस्तों, और पूछा गया है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। देखिए दोस्तों, यानी एक शिक्षण की ऐसी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ यानी बीच में लाने से पहले ही सिखाने पर बल देती है, यानी मातृभाषा का वहाँ पर इन्वोल्यूशन नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पर कहना है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना, यानी मातृभाषा को बीच में लाए बिना ही दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। 4 ऑप्शन दिए गए। द्विभाषी विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रत्यक्ष विधि हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए, क्योंकि आपको 6 से 8 नंबर के लिए ग्रामर पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के सेक्शन में, मराठी पेडागोजी के सेक्शन में, या फिर आप उर्दू इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 3-4 क्वेश्चन व्याकरण के ऐड किए हैं, वो इस वजह से कि आपको जो परिच्छेद दिया जाता है दोस्तों, उसमें 6 से 8 नंबर का व्याकरण जो है आपको परिच्छेद के आधार पर पूछा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि परिच्छेद जो है आपको 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, गद्य और पद्य। इस तरीके से मैक्सिमम 6 या 7 नंबर का दोस्तों आपको व्याकरण जो है वो सीटेट की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस देखे हैं टीएटी के, तो उनके लिए हिंदी मराठी का व्याकरण जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है दोस्तों। वो पैकी के पैकी नंबर वहाँ पर ले सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है, ये सवाल अगर हिंदी का पेपर आपने दिए है टीएटी का, तो आपको पता है कि पेपर 2 में पूछा गया था। पेपर 2 में हिंदी के सेक्शन में ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। महा टीएटी की बात हम कर रहे हैं, महा टीएटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिदिन की बात हम करते हैं तो प्रतिदिन में जो है समास हमारा होगा, क्योंकि प्रति यहाँ पर उपसर्ग लगा है दोस्तों। जब भी उपसर्ग लगता है तो हमारा अव्ययभाव समास यहाँ पर हो जाएगा। जिस तरीके से हम बात करते हैं गैर हाजिर की, जिस तरीके से हम बात करते हैं दोस्तों गैर हाजिर की, इस तरीके से हम बात करते हैं तो अव्ययभाव समास हमारा यहाँ पर जवाब रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि चरितार्थ का संधि विच्छेद है। देखिए दोस्तों, चरितार्थ एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है और उसका सही संधि विच्छेद हमको यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसको लिखकर आपने देख लेना है, चरित प्लस अर्थ, चरित
सॉरी चरित, ओके हाथ से लिख रहा हूँ, चरित प्लस अर्थ मतलब चरितार्थ। ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पर आपको देख लेना है कहाँ इस तरीके से लिखा है, तो देखिए ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि त्रिभुज शब्दों में समास है। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज में क्या हो रहा है कि संख्या आ रही है, त्रि मतलब 3, आपने इसको समझ लेना है। यहाँ पर संख्या आ रही है दोस्तों, और जब जब संख्या आएंगी दोस्तों आपको पता है कि कौन सा समास होता है, जब जब संख्या आएंगी तो द्विगु समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही जवाब है दोस्तों। पहला पद जहां पर प्रधान होता है वो हमारा अव्ययभाव समास होता है, जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है, और जहां पर कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष होता है, यानी पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, या फिर विशेषण की विशेषता बताई जाती है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। और द्विगु समास की बात अब करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर संख्या आपको देखने के लिए मिलेंगी, द्विगु समास में आपको संख्या देखने के लिए मिलेंगी। इसी तरीके से नवरात्रो आप ले लोगे, त्रिभुवन आप ले लोगे, इसी तरीके से त्रिभुज आप ले लोगे, इसी तरीके से जो है ये द्विगु समास के चौराहा, ये सारे समास जो है वो द्विगु समास के एग्जांपल आपके सामने हमने यहाँ पर रखे हैं दोस्तों। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। सीटेट से जुड़ी भी एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर रेडी है दोस्तों, हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी की, तो वो वीडियोस आप वहां से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम के लिए 14 दिसंबर को जो आपकी सीटेट की परीक्षा होनी है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।